Viroids. Viroids are submicroscopic infectious agent that are different from other type of infectious agent जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फंजाई। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है जस्ट ए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सर्कुलराइज्ड आरएनए रहती है इसमें। और ये जो सर्कुलराइज्ड आरएनए है इसमें ना कोई प्रोटीन कोट रहती है। आमतौर पे हम देखेंगे तो एक वायरस में रहती है आइदर तो डीएनए या आरएनए जेनेटिक मटेरियल, उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट रहती है, और कभी-कभी उसके ऊपर प्रोटीन कोट के ऊपर और एक लिपिड लेयर रहती है। बैक्टीरिया में भी जो जेनेटिक मटेरियल है दैट लाइज इन ए साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर उसके ऊपर रहती है सेल वॉल। फंजाई में भी ऐसा ही कुछ है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर है, जो कि एक मेम्ब्रेन में रहती है, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ये रहती है साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये एंटायर जो है इसमें सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल कवर रहती है। पर अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन वीरियोइड इज क्वाइट डिफरेंट, क्योंकि इट हैज ओनली जस्ट अ सिंगल स्ट्रैंडेड नेकेड आरएनए विच इज सर्कुलराइज्ड, जो कि सर्कुलराइज्ड है। तो दैट इज it's only naked RNA as well as small genome size। इसके वजह से ये काफी डिफरेंट है। इसकी जो जीनोम साइज है ये लगभग 400 टू 463 और 4 ऐसा कुछ न्यूक्लियोटाइड बेस सीक्वेंस रहती है। पर अगर हम देखेंगे वायरस में, जो हेपेटाइटिस वायरस है, डी हेपेटाइटिस डी वायरस है, उसमें इसकी जो जीनोम है ये काफी स्मॉल होती है, बट वो भी 1700 बेस पेयर्स की है। पर ये जो अपना वायरॉइड है ये काफी स्मॉल, मतलब 400 अगर न्यूक्लियोटाइड्स है इसकी, तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना छोटा इसकी जो जीनोम है। तो ये जो वीरियोइड है ये अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ इसकी होस्ट रेंज है ओनली प्लांट्स। पर अगर हम देखें दूसरे और इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ये बोथ प्लांट्स, एनिमल्स एंड इवन बैक्टीरिया को भी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है, बट नॉट these virioids. So difference between virioid and other infectious agent is not only in their composition but also genome size as well as its host range, और most important is their mode of replication। पर मैं वो बाद में डिस्कस करूंगी इसी वीडियो में। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास। वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका। मैं आज माइक्रोबायोलॉजी के एक टॉपिक बीएससी फर्स्ट सेम की वायरॉइड को डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी इसकी एक ओवरव्यू, इसकी हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, इसकी रेप्लिकेशन, और ये जो डिजीज करता है उसकी कौन कौन सी सिम्टम, और ये साइटोपैथोलॉजिकल इफेक्ट क्यों हो रहा है, और इसकी ट्रांसमिशन कैसा है, और इसकी जो है मैनेजमेंट टेक्निक्स, ये भी हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर हम देखें वायरॉइड की, तो ये जस्ट एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, पर ये सर्कुलर ना होके ऐसा आइदर रॉड शेपेड या वाई शेपेड रहती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो जीनोम है इसमें काफी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रहती है। बेस पेयरिंग के वजह से ये कुछ ऐसा दिखता है, और ये जो छोटे छोटे पोर्शंस दिख रहे हैं हेयरपिन लाइक लूप, दीज आर कॉल्ड द स्यूडो नॉट्स। जो ये रॉड शेपेड है और ये है वाई शेपेड, एंड बेस्ड ऑन दिस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर के मतलब ऐसा स्ट्रक्चर है, और तो इस वजह से इसकी जो है
वीरियोइड की दो फैमिली में बटा गया है। एक फैमिली ऐसी रॉड शेपेड रहती है, दूसरी फैमिली ऐसी वाई शेपेड रहती है। ये जो है सिंगल जो स्ट्रैंडेड आरएनए है, इस पे कोई भी प्रोटीन कोटिंग नहीं रहती है, और इस वजह से, क्योंकि इस पे प्रोटीन कोटिंग नहीं रहती है, इस वजह से इसका जो वायरस की सॉरी वीरियोइड की जो डिटेक्शन है, ये काफी डिफिकल्ट हुआ था। क्योंकि वायरस में, जैसे पता है हमको, कोई भी वायरस है तो इसकी जो हेड है, इसमें क्या रहती है, हॉक या सॉक रहती है, या कोई भी वायरस है उसमें क्या रहती है, स्पाइक प्रोटीन रहती है। तो इस वजह से वायरस को हम पहचान में आ जाता है, बिकॉज दे हैव गॉट एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स। बट यहाँ पे क्योंकि प्रोटीन कोड है ही नहीं, तो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कहाँ से होगी, और एंटीबॉडी बेस्ड जो टेक्निक है, जो कि हम वायरस को डिटेक्ट करते हैं, वो तो फेल हो रहा है। और क्योंकि इसकी जो साइज है काफी छोटा है, तो इस वजह से भी डिटेक्शन, वायरॉइड को कैसे हम डिटेक्ट करें, ये काफी डिफिकल्ट हो गया था। लेकिन ड्यू टू मॉडर्न टेक्निक्स लाइक एलिसा, लाइक पीसीआर, फिर न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन से आजकल इसको डिटेक्ट करना बहुत ही इजी हो गया है। ये जो न्यूक्लिक एसिड हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें क्या करते हैं, जो वीरॉइड की जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, इसको हाइब्रिडाइज करते हैं कोई भी डीएनए या होस्ट आरएनए से, जिसमें कि एक कोई भी जिसमें कोई भी एक आइदर तो आ, एक ल्यूमिनिसेंट बायोमार्कर रहेगी, या एक कलर प्रोड्यूसिंग बायोमार्कर जैसे जीएफपी, ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन। तो ये कुछ बायोमार्कर वाला डीएनए से इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, फिर जाके आइदर तो कोलोरीमेट्री या ल्यूमिनिसेंट डिटेक्शन से इसको डिटेक्ट किया जाता है। तो दिस इज हाउ the detection of viroid is done, and this is how the structure of viroid. So based on the structure, इसको हम classify करते हैं दो फैमिली में। वायरॉइड की जो है 32 स्पीशी देखा गया है। अब इसको दो फैमिली में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन मेनी थिंग्स। फर्स्ट इज दैट दिस पॉप्सोविरिडे विच इज रॉड शेपेड, एंड इसकी जो है ऐसी वाइव शेपेड रहती है। और ये जो है पॉप्सिविरिडे, ये जनरली रेप्लिकेशन कर लेता है इनसाइड द न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस पर ये एप्सुन विरिडे, ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट में करता है अपना जो रेप्लिकेशन। और ये रेप्लिकेशन जो है, ये रहती है सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। पर पॉप्सोविरिडे में ये रहती है असिमेट्रिक रोलिंग सर्कल। तो हम देख रहे हैं बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर, ये अलग अलग जगह पे रेप्लिकेशन हो रहा है, और रेप्लिकेशन की जो टेक्निक है, ये थोड़ा अलग है। उसके बाद अगर रेप्लिकेशन के बाद हम देखेंगे, तो इसकी जो है, एक तो पॉप्सोविरिडे जो एक ओलिगोमेरिक डीएनए प्रोड्यूस करता है, तो इसमें जो है, इसमें न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए में जो, सॉरी आरएनए में जो कट होती है, वो करता है कौन, होस्ट की जो एंजाइम है वो करता है। लेकिन इधर क्या है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए है, वो क्या करता है, सेल्फ खुद के ऊपर ही कट करता है बाय द राइबोजाइम एक्टिविटी। अब एप्सोन विरिडे में ये दो जीनस है, और इसमें ये जीनसेस है। तो आप इसको थोड़ा रीड कर लेना, आई एम नॉट रीडिंग इट आउट। तो मोटा मोटी दो फैमिली में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसकी थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं। डाइनर जो है, उन्होंने
पोटैटो में देखा कि पोटैटो जो है नॉर्मल ये साइज है, फिर कुछ कुछ पोटैटो ऐसे डिफॉर्म्ड शेप के रह रहे हैं। तो उन्होंने इसकी स्टडी की और पता किया कि ये जो है ना कि कोई बैक्टीरियल डिजीज है, ना कि वायरस डिजीज है, पर ये एक सिंगल नेकेड आरएनए है। तो इसको उन्होंने फर्स्ट इसको टर्म दिया कि इसको हम बोलेंगे वायरॉइड। और क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है और इन्फेक्शन क्रिएट कर रहा है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो है आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस, आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं कि ये इजीली रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में क्या है कि जो प्री सेलुलर वर्ल्ड था उसमें वो स्टार्ट होता है आरएनए से, बट नॉट डीएनए। तो आरएनए जो है ये प्री सेलुलर वर्ल्ड में जेनेटिक मटेरियल है, यही मानना था आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में। और क्योंकि वायरॉइड जो है ये सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से है और इसकी जीनोम साइज वो भी काफी छोटी है, और इसकी जो रेप्लिकेशन हो रहा है ये भी काफी एरर प्रोन है, पर इन सब के बावजूद इसकी जो है जीसी कंटेंट काफी हाई रहती है। तो ये सब अगर क्राइटेरिया हम देखेंगे, और एक और क्राइटेरिया कि जो इसकी जो जीनोम है इसमें खुद को एक राइबोजाइम एक्टिविटी भी रहती है। अब राइबोजाइम जो है ये क्या करता है, कोई भी जेनेटिक मटेरियल है उनमें कट फॉर्मेशन कर देता है और लाइगेट भी कर सकता है। तो ये वाली जो राइबोजाइम वाली एक्टिविटी ये भी वायरॉइड की जेनेटिक मटेरियल में है। तो ये सब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो हम कह ही सकते हैं कि दिस इज द आइडल एंटिटी दैट कैन बी यूज्ड एज ए आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस में इसको हम यूज कर सकते हैं। तो डाइनर के बाद लीवेनहुक और इवानोव्स्की और बेइजर ने तीनों ने ही इन पे स्टडी किया वायरॉइड पे, और उन्होंने बोला कि ये एक एकदम सब माइक्रोस्कोपिक कुछ ऑर्गेनिज्म है। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ टैक्सोनॉमी इसको सब वायरल एजेंट कैटेगराइज किया गया है। अगर हम रेप्लिकेशन को देखें तो हम देख रहे हैं कि इसकी जो दो फैमिली है, पॉस्पोविरिडे और एप्सुनविरोइडे जो है, ये थोड़ा अलग सी रेप्लिकेशन की इनकी प्रोसीड्योर रहती है। जो पॉस्पोविरिडे है वो असिमेट्रिक रोलिंग सर्कल में करती है और करती है न्यूक्लियस के अंदर। जैसे ही रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन हुआ तो न्यू जो ओलिगोमरिक स्ट्रैंड तैयार हुआ आरएनए की, उस पे क्या होता है, होस्ट की जो एंजाइम है वो क्लीव करके छोटा छोटा कॉन्केटामर फॉर्म करता है। और अगर हम एप्सोन विरोइडे को देखें तो ये जो है ये एक सिमेट्रिक रोलिंग सर्कल से अपना रेप्लिकेशन करता है, और जो नया आरएनए प्रोड्यूस हुआ वो मोनोमरिक रहती है, और उसमें क्या रहती है, एक राइबोजाइम एक्टिविटी रहती है। मतलब कि ये खुद पे ही ये क्लीवेज कर सकता है। क्यों कर सकता है ये, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, हैमरहेड सीक्वेंस, जिसकी वजह से इसको ये राइबोजाइम एक्टिविटी मतलब क्लीवेज एक्टिविटी मिल जाती है। तो ऐसे ये रेप्लिकेट करता है। एक बार ये रेप्लिकेट कर जाता है तो एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंच जाता है थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा, और एक सेल से दूसरे सेल पहुंचते 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 ये फ्लूएम तक पहुंच जाती है। और एक बार फ्लूएम फ्लूएम तक पहुंच जाती है तो इजीली दूसरे सारे जो प्लांट के सारे पार्ट्स में इजीली पहुंच सकता है, क्योंकि हमको पता है कि ये जो फ्लूएम है ये फूड ट्रांसफर करता है
ट्रांसपोर्ट करता है इन प्लांट्स, और ये फ्लूएम एंड जाइलम, दीज आर द टिश्यू जहाँ पे आप एक बार इन्वेशन कर दे तो इजीली आप पूरा प्लांट में बहुत फास्ट आप इस स्प्रेड कर सकते हैं। तो वायरोइट इज यूजिंग द सेम टेक्निक। अब रेप्लिकेशन रिलेटेड कुछ ये है जो मैंने लास्ट स्लाइड में समझाया है। यू कैन इजीली गो थ्रू द वीडियो, इसको पॉज करके यू कैन गो थ्रू दिस स्लाइड्स ऑल्सो, सेम चीज लिखा हुआ है जो मैं बोल रही थी। तो अब इसकी जो होस्ट प्लांट है ये काफी वाइड रेंज की है, क्योंकि जो एप्सुन है, एप्सुन फैमिली है, उसमें क्या है, ओनली एंड ओनली डाइकॉट्स आर अफेक्टेड। बट जो पॉस्पो फैमिली है वो क्या करता है, बोथ डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों को ही इन्फेक्ट करता है। फ्रॉम पोटैटो टू ग्रेप्स टू दिस वी सी अ लॉट ऑफ ग्रेप फैमिली, citrus family, cucumber, पीच, टोमेटो, एप्पल, एवोकाडो, ऑर्नामेंटल्स जैसे क्राइसेंथेमम, ये सारे प्लांट्स को इफेक्ट करता है। पर इसकी जो है सिम्टम की इंटेंसिटी ये डिपेंड करता है कि ये कौन सा प्लांट पे इन्फेक्ट कर रहा है, कौन सी स्ट्रेन ऑफ वायरॉइड इज यूज्ड, एंड जो स्ट्रेस फैक्टर वो क्या क्या है। यूजुअली ये सारे जो प्लांट्स है इनमें बहुत ही माइल्ड टू सीवियर रिएक्शन देखा जाता है, लेकिन इसमें क्या रहती है, इसमें रहती है, इसमें रहती है, ये सारे में रहती है यील्ड, यील्ड लॉस रहती है। मतलब इसकी जो इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है। अगर कोई पोटैटो ऐसा ना दिख के ऐसा दिखे तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू कम हो जाती है। तो ये चीज हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे वायरॉइड के स्ट्रेन है, जैसे कोकोनट को जो इन्फेक्ट करता है उसमें तो क्या करता है, एंटायर प्लांट की ही डेथ हो जाती है। पर हम देखते हैं कि जो वीट स्पीशी है, जो कि एग्रीकल्चरल वीट जैसे खेतों में मिल जाते हैं, अपना जो क्रॉप प्लांट के आसपास ग्रो करता है, तो उनमें देखा गया है कि ये डिजीज पाए जाते हैं, लेकिन उतना सीवियर इस पे नहीं होता है, या कभी कभी तो एसिम्टोमेटिक भी होता है। तो जो सिम्टम्स है ये मेनली क्या करता है, ये लीफ को इन्फेक्ट करता है, जहां पे दो वेन्स के बीच वाले जो रीजन है इसमें क्या करता है, ये क्लोरोसिस कर देता है, मतलब क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो जाता है, क्योंकि ये क्लोरोफिल के अंदर भी जाके क्या करता है, एप्सुन जो है, एप्सुन फैमिली जो है, ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही तो रेप्लिकेट करता है ना। तो ये जो रेप्लिकेट करता है क्लोरोप्लास्ट डैमेज कर देता है। तो अगर आपको दिखे ऐसा डिस्कलराइजेशन, तो हम कह ही सकते हैं कि इसमें क्लोरोसिस जो हो रहा है ड्यू टू दिस रेप्लिकेशन, ड्यू टू दिस एप्सुन फैमिली ऑफ वायरॉइड। तो ये पहले तो एक थोड़ा सा क्लोरोसिस होता है, मतलब डिस्कलराइजेशन होता है फॉलिएज में, लीफ का साइज भी छोटा हो जाता है। उसके ऊपर क्या हो जाता है कि ड्यू टू दिस एक लीफ जो है ये नॉर्मल शेप में नहीं रहता, थोड़ा इलोंगेटेड हो जाता है, थोड़ा ऐसा ऐसा सिकुड़ जाता है। इसके बाद एंटायर जो लीफ है वो नेक्रोसिस, मतलब इसकी लीफ की जो है डेथ हो जाती है। और क्योंकि लीफ ही ऐसा पोर्शन है जिनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। तो अगर फोटोसिंथेसिस करने वाला पोर्शन ऑफ द प्लांट इज गेटिंग अफेक्टेड, तो जो एंटायर प्लांट है इसमें ग्रोथ जो है रुक जाती है, स्लो हो जाती है, प्लांट जो है स्टंटेड हो जाती है। तो ऐसे प्लांट में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी बहुत ही स्लो होता होगा, ग्रोथ स्लो है इसीलिए। इसके अलावा भी
क्या होता है कि कभी-कभी जो ग्राफ्टेड प्लांट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल सिट्रस, जैसे कोई नींबू वाला प्लांट है, तो इसकी जो लोअर पोर्शन है ये कोई दूसरा प्लांट होती है और ऊपर वाला पोर्शन कोई दूसरा प्लांट होती है। तो इसमें क्या करता है, जो रूट स्टॉक है नीचे वाला पोर्शन को इन्फेक्ट करता है, और उधर क्या जाके, क्योंकि रूट स्टॉक इन्फेक्टेड है तो एंटायर प्लांट की जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल इज अफेक्टेड, तो वहां भी स्टंटिंग हो जाता है। जो फ्रूट्स है, जैसे ये टोमेटो है, ये इसकी जो है राइपनिंग रुक जाती है अगर ये वायरॉइड इफेक्ट होता है। तो वायरॉइड क्या करता है, इसको राइपन करने नहीं देता है, पकने नहीं देता है, और ये हार्ड ही रह जाता है। अगर ट्यूबर को हम देखेंगे, ट्यूबर में वायरॉइड क्या करता है, नॉर्मल जो शेप है उसको ना करके थोड़ा ऐसे डिफॉर्म्ड शेप हो जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब इतनी जो डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ वायरॉइड ऑन प्लांट्स है, ये कैसे होता है? अगर हम वायरस को देखें, तो इसकी वायरस की जो जीनोम है, ये क्या करता है, इसमें बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो कि ऐसे प्रोटीन्स को एनकोड करता है, जो कि होस्ट की जो आरएनए, होस्ट की जो डीएनए है, होस्ट की जो जीनोम है, इसको बैडली इफेक्ट करता है, और होस्ट की जो जीनोम है ये डिग्रेड हो जाता है। लेकिन अगर हम वायरॉइड को देखें, नॉट वायरस बट वायरॉइड को देखें, तो इसकी जीनोम जो है इतनी छोटी है कि इसमें कोई अलग सी जीन रहती ही नहीं है जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर सके। तो फिर कैसे ये इतना सिम्टम्स इफेक्ट कर रहा है? तो जो वायरॉइड है, उसकी जो न्यूली सिंथेसाइज्ड आरएनए जीनोम है, इसको क्या डाइसर या ड्रोसा आके क्लीव कर देता है छोटे छोटे पोर्शंस में। ये जो छोटे छोटे पोर्शंस है वायरॉइड के, इस इसकी ना सीक्वेंस साइज, इसकी जो आरएनए की साइज और सीक्वेंस की जो कॉम्प्लीमेंटरिटी है, ये मैच करता है एमआई आरएनए से, एसआई आरएनए से, या हेयरपिन लूप आरएनए से। तो हेयरपिन लूप आरएनए या ये सारे से ये मैच करता है, और क्योंकि ये मैच करता है तो ये भी रिस्क कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करता है। एक बार रिस्क कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट हो गया तो आरएनए आई पाथवे भी एक्टिवेट हो जाता है। तो ये जो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जो एम सॉरी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल नहीं, एमआरएनए जो है, जो भी होस्ट की एमआरएनए है, ये क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में क्लीव हो जाता है। तो एक बार जो जो क्लीव हो गया एमआरएनए, एमआरएनए अगर क्लीव हो गया होस्ट की, तो प्रोटीन सिंथेसिस इन द होस्ट विल स्टॉप, बिकॉज एमआरएनए जो है that contains all the coded triplet codons for protein synthesis। अगर mRNA जो है यही छोटे छोटे पीस में डिवाइड हो गया, तो इट इज डैमेज्ड, तो प्रोटीन सिंथेसिस तो पूरा ठप हो गया। तो ऐसे ही एक कोई सेल में अगर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो जाती है, मतलब उस सेल में एंजाइम्स, फिर सेल सिग्नलिंग की डिफरेंट इंटरमीडिएट्स या स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, सब बंद हो जाता है बनना। तो एक बार ये सारे जो प्रोटीन्स है बंद हो जाता है, तो नेचुरली दिस सेल इज गोइंग टू डाई। सो दिस इज हाउ द वायरॉइड्स दे बैडली अफेक्ट द होस्ट। अब इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है? जो वायरस है, वायरस तो क्या करता है, उसकी जो से फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियोफाज है, तो इसकी जो टेल फाइबर में जो रिसेप्टर है, ये इट इज सर्चिंग फॉर लिगेंड्स इन द बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल की लिगेंड्स अगर मिल जाती है, अपना पर्टिकुलर होस्ट सेल मिल जाता है, तो ये जाके उस पे अटैच हो जाता है और इजीली अपना जो जेनेटिक मटेरियल
अंदर डाल देता है। या तो अगर कोई वायरस है जिसकी एक एनवेलप्ड वायरस है जिस पे लिपिड कोटिंग है, तो वो जाके होस्ट की लिपिड मेम्ब्रेन से मिल जाता है और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है सेल के अंदर डाल देता है। लेकिन ये सब तो हो नहीं सकता वायरॉइड में, क्योंकि वायरॉइड में प्रोटीन कोट तो होती ही नहीं है, लिपिड मेम्ब्रेन भी नहीं होता है। तो वायरॉइड की जो नेकेड सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए है, ये सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर जाएगा कैसे? ये जाता है बाय एनी डैमेज टू द सेल मेम्ब्रेन। कभी भी डैमेज हुआ तो उसमें उसमें से वायरॉइड एंट्री कर जाता है। वायरॉइड जैसे ही एंट्री किया तो दोनों सेल के अंदर वायरॉइड एंट्री किया, फिर वो रेप्लिकेट किया, फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू से एक सेल से दूसरे सेल तक जाता है। फिर ऐसे करते करते फ्लूएम तक पहुंच जाता है, और फ्लूएम वी नो दैट इट ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल इन प्लांट्स। तो फ्लूएम, एक बार फ्लूएम में पहुंच जाता है तो एंटायर प्लांट, पूरी प्लांट में बहुत तेजी से और इजीली फैल जाता है। तो दिस इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पहले इन्फेक्शन करता है कैसे? ये इन्फेक्शन कर लेता है बाय मेनी मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। जैसे कोई सीड है जिसमें इन्फेक्टेड सीड है, जिसकी से फॉर एग्जांपल बाहर में कोई कट है, कट में से ये अंदर जाता है। या हम प्रोपागेट जब करते हैं, स्पेशली सीट्रस फ्रूट जो है, तो उस पे क्या करते हैं, रूट वाला पोर्शन एक दूसरा रहता है, शूट वाला पोर्शन अलग सा रहता है। तो क्या करता है, ये रूट वाला पोर्शन को इन्फेक्ट करता है और धीरे धीरे पूरी प्लांट में फैल जाता है। या कोई इंसेक्ट जैसे एफिड है, ये वाली है, तो ये एफिड क्या करता है, हमको पता है कि ये लीफ से क्या करता है, उसकी जो जूस है सक कर लेता है। तो ये इंज्योर करता है प्लांट को, और वो इंज्योर्ड पोर्शन से ही ये अंदर आ जाता है वायरॉइड। फिर अगर हम एक इन्फेक्टेड लीफ है और दूसरा बहुत ही हेल्दी लीफ है, तो ये दोनों अगर आपस में, इसकी जो लीफ है ये थोड़ा रब हो जाती है, इन्फेक्टेड लीफ विद अ हेल्दी लीफ, तभी भी ट्रांसमिशन होता है बाय लीफ कांटेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल जो टूल्स है उससे अगर हम इन्फेक्टेड प्लांट में काम कर रहे हैं और सेम टूल से ही हेल्दी प्लांट को काम कर रहे हैं, तो इन्फेक्टेड प्लांट से हेल्दी प्लांट में इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अब हम इसको मैनेज कैसे करें? जनरली क्या होता है, जैसे ही इसकी जो रेप्लिकेशन होती है बाय रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म से, इसकी जो रेप्लिकेशन होती है, तो जो नया नया फॉर्म होता है आरएनए, ये क्या रहता है, थोड़ा इसकी जो रेप्लिकेशन फिडिलिटी है ये उतना ज्यादा नहीं है, तो म्यूटेशन जो है ये तो होता ही रहता है। म्यूटेशन के वजह से नया नया नोवल स्ट्रेन तैयार होता है। तो इससे जो बचना बहुत ही मुश्किल रहता है। लेकिन हम इसको बच सकते हैं बाय क्रॉप रोटेशन या मिक्स्ड कल्चर। क्रॉप रोटेशन मतलब एक बार आलू का किया तो दूसरे बार कुछ और सब्जी हम उगाएंगे, तो क्रॉप रोटेशन। और एक है कि मोनोकल्चर ना करें, मतलब एक एरिया में, एक लैंड में सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लांट को ना उगा के उसमें अलग अलग प्लांट उगाए, ताकि जो एक पोटैटो लीफ से दूसरा वाला, से फॉर एग्जांपल स्पिनच लीफ में अगर कांटेक्ट हो भी रहा है तो भी ये फैल ना सके। क्योंकि हमको पता है जो वायरॉइड है, इसकी एक पर्टिकुलर स्ट्रेन एक पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट कर सकता है, दूसरे दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज वाई अगर हम मोनोकल्चर ना करके पॉलीकल्चर करें तो भी इसको मैनेज कर सकते हैं, और हमको स्टेरिलाइजेशन भी मेंटेन करना चाहिए। ये सब है मैनेजमेंट टेक्निक। सो दैट वाज ऑल अबाउट वायरॉइड।
मैं अभी माइक्रोबायोलॉजी में वायरस के पे भी बहुत सारे वीडियोस बना चुकी हूँ। जो माइक्रोबायोलॉजी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी है। प्लेलिस्ट में जाइए और सारे माइक्रोबायोलॉजी वाले वीडियोस आप देख सकते हैं। So if you like my video, do hit the like button, share it with your friends, and please do subscribe. Your subscription really encourages me to make more videos. Thank you for watching this video.